हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है पर्यावरण की दृष्टि से या मैथ की दृष्टि से या मनोविज्ञान की दृष्टि से, तीनों शिक्षण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से तीनों सेक्शन में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसका नोट्स बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे कब तक आप वीडियो देखेंगे। कितनी बार वीडियो देखेंगे? वीडियो देखने से बचने के लिए एक बार नोट्स बनाइए, बार बार उसका रिवीजन करिए। आपको पता है कि रिवीजन करने से ही आपकी समस्या हल हो सकती है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। चलिए मापन और मूल्यांकन के संदर्भ में जानते हैं। तो सब इस चैप्टर में मुख्य आप गणित के सिलेबस में दिया गया है औपचारिक शिक्षण या अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक मूल्यांकन या अनौपचारिक मूल्यांकन होता क्या है? तो पता है औपचारिक मूल्यांकन जो है या औपचारिक मापन जो है या औपचारिक शिक्षा जो है हमें कहाँ मिलती है? ये विद्यालय में होती है। क्या मिलती है? विद्यालय में, जिसका एक नियत स्थान होता है, निश्चित वैल्यू होती है या निश्चित रिजल्ट निकलता है। जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा है हमें परिवार या समाज में मिलती है, जिसका निश्चित स्थान नहीं होता है। चलिए इसके विषय में भी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन तो मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ देसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मूल्य का आंकन, यानी कोई भी चीज मूल्य हो, चाहे गुणात्मक पक्ष हो, चाहे संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो, किसी भी मूल्य का आंकन करना ही मूल्यांकन है। जैसे मूल्यांकन संज्ञानात्मक पक्ष के संदर्भ में देखेंगे। उसके पहले हम एक और चीज बताना चाहते हैं। मूल्यांकन के दो चरण होते हैं, एक सतत मूल्यांकन, एक व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन होता है, एक व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन उसके संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब वैल्यू बताता है। किस पक्ष की? संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष के चरण में काम करने वाले सबसे सर्वोपरि मनोवैज्ञानिक कौन थे? ब्लूम थे। ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी दिया। ब्लूम अपनी टेक्सोनॉमी में क्या संज्ञानात्मक पक्ष में समझाने का प्रयास किया है? उन्होंने कहा पहला क्या है? ज्ञान। पहला ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ज्ञान का मतलब उन्होंने कहा किसी चीज के नाम के विषय में जान लेना ही ज्ञान है। इसके बाद उसके कार्यों के विषय में जानना क्या है? बोध है। क्या है? बोध है। तीसरा चरण क्या था? अनुप्रयोग। जब उसके कार्यों के विषय में आप जान जाएंगे तो उसका अनुप्रयोग करने के लिए आप परेशान तुरंत हो। जैसे आपको बताइए मार्कर लिखा जाता है, व्हाइट बोर्ड चलता है। अब बताइए आप मार्कर पाने के बाद छोड़ेंगे, तुरंत लिखने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो गया? अनुप्रयोग। इसके बाद विश्लेषण। इसको खोल के देखेंगे सही चल रही कि नहीं, ये कैसे बनी है, विश्लेषण मतलब पूरा उसका निरीक्षण करना विश्लेषण है। इसके बाद तब दिमाग में आएगा कि इसमें कुछ और लगा होता तो और अच्छा लगता, तो उसका मतलब कुछ अतिरिक्त जोड़ देना क्या है? संश्लेषण है। पूर्व ज्ञान में अतिरिक्त जोड़ देना संश्लेषण है। और लास्ट में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो मूल्यांकन है। ध्यान रखिए, ये इन्होंने ब्लूम ने करने का प्रयास किया। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? इवैल्यूएशन। क्या लिखा गया? इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या रहा? पूर्व मूल्यांकन। एनसीईआरटी जो मूल्यांकन के लिए, यानी एनसीईआरटी क्या करती है? मूल्यांकन के लिए 3 बिंदुओं को निर्धारित की है। उन तीनों बिंदुओं से परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। उन तीनों बिंदुओं को चलिए आपको बता देते हैं। तीनों बिंदु हैं क्या? सबसे पहला क्या कर रहा है? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक होती है। यानी जो आपका निर्धारित उद्देश्य है, सबसे पहले देखा जाता है कि इसकी जो प्राप्ति होती है, जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, किस सीमा तक जाएगा, कहां तक होगा। ध्यान रखें कितने प्रतिशत होगा। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में लिया गया अधिगम कितना प्रभावी है, मानी कक्षा में जो हम अधिगम दिया गया या हमें जो कार्य सिखाया गया या हम बच्चे को जो सिखाएं वो कितना प्रभावी है। दूसरा ये कह रहा है कि तीसरा क्या कह रहा है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। यानी जो हम शिक्षा दिए हैं बच्चों को, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति किस रूप में हुई है या किस चरण में हुई है, और कितना हुई है, या किसने, कौन मानता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का तीनों फैक्ट आप याद रखिए, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीजरमेंट जानते हैं। मीजरमेंट क्या है? मापन। क्या है? मापन। तो मापन कुल मिलाकर कितने प्रकार का होता है? मापन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला शाब्दिक या नामित।
शाब्दिक या नामित मापन है, दूसरा क्रमिक मापन है, तीसरा क्या है अंतराल मापन है, चौथा अनुपात मापन। ध्यान रखिए, इन चारों को बारीकी से समझ लीजिए, इन चारों से क्वेश्चन आपको बनेगा। शाब्दिक मापन, शाब्दिक मापन जैसे उसके नाम यानी गुणों की विषय में बता देना। शाब्दिक मापन, नाम के गुण की चर्चा करना, नाम के गुण की चर्चा करना शाब्दिक मापन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे किसी कक्षा में इतने प्रतिशत बच्चे फेल हैं, इतने प्रतिशत बच्चे पास हैं, तथा इतने प्रतिशत बच्चे फर्स्ट डिवीजन में, इतने प्रतिशत बच्चे सेकंड डिवीजन में हैं। यानी इन सब का गुणों इसके अंतर्गत आता है शाब्दिक। आते हैं क्रमिक के अंतर्गत। क्रमिक में जैसे आपसे कहा जाए रोल नंबर शुरू होता है, यानी 1 से लेकर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से एक क्रम बनता है, इसे कहते हैं क्रमिक मापन। अगला क्या अंतराल मापन। अंतराल मापन का सबसे अच्छा, क्रमिक मापन में अंतराल मापन का सबसे अच्छा उदाहरण देंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्ष पे आती है, और यही का जब वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। यानी यही एक क्रमांक, एक क्रम अंतर है, यानी एक सीरीज बन रही है अंतर का, वही क्या है अंतराल मापन। इसके बाद अगला देखते हैं अनुपात। अनुपात मापन ये सबसे अच्छा एवं सबसे शुद्ध मापन माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, सबसे अच्छा एवं सबसे शुद्ध मापन माना जाता है। पूछेगा निम्नलिखित में से किस मापन में परम शून्य की स्थिति प्राप्त होती है, तो परम शून्य की स्थिति किसमें प्राप्त होती है, अनुपात मापन में। परम शून्य से आशय है जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ वो एकदम तथ्यात्मक होगा, सत्य होगा, उसको बदला नहीं जा सकेगा। ध्यान रखिए यही है परम शून्य मापन। चलिए अगला समझते हैं मूल्यांकन। क्या समझते हैं मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन 2 प्रकार का बताए आपको, एक सतत मूल्यांकन होता है, एक व्यापक मूल्यांकन। कैसा, एक सतत मूल्यांकन, एक व्यापक मूल्यांकन। अब चलिए सतत मूल्यांकन के विषय में एक बार बता चुके हैं, दोबारा बता देते हैं। सतत मूल्यांकन मतलब कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन के विषय में जानते हैं। तो यह कह रहा है कि छात्रों को, अब इसमें सतत मूल्यांकन देखते हैं, तो छात्रों को समय समय पर स्वयं की गलती सुधारने का मौका मिलता है। यानी जो सतत मूल्यांकन है, लगातार मूल्यांकन होता है, इसमें छात्रों को क्या होता है अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। जैसे आपसे इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, या कुल मिलाकर 3 मंथली टेस्ट हो गया, या हाफ ईयरली टेस्ट हो गया। यह कैसे मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन। कैसे मूल्यांकन है, सतत। ध्यान रखिए सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। अगर कहा जाए सतत मूल्यांकन कुल कितने प्रकार का होता है, सतत मूल्यांकन भी कुल 3 प्रकार का होता है। इन तीनों प्रकार को जानना अनिवार्य है। तो क्या है, पहला निदानात्मक। क्या है, निदानात्मक डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। इसके बाद क्या करा, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसके बाद क्या करा, संकलनात्मक यानी कंप्लीटिंग इवैल्यूएशन। ध्यान रखिए इन तीनों को जानना है, इन तीनों क्या हैं। जैसे कह रहा है निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, ये मतलब कितना सीखा कितना बाकी है, यानी बच्चे को जो चीज सिखाया गया वो कितना सीखा है और कितना बाकी है, या किसके अंतर्गत का, निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर गिनती इसकी होगी। ध्यान रखिए विशेष कितना सीखा और कितना बाकी। अगला कारण रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, या शिक्षक द्वारा, यानी शिक्षक क्या करता है इसके अंतर्गत बच्चों को HW देगा, होमवर्क देगा, इसके बाद MCQ क्वेश्चन देगा, और क्या देगा, क्लास टेस्ट देगा। क्या क्या देगा आपको, देगा कुल मिलाकर HW देगा। क्या देगा, एक मिनट, HW देगा। इसके बाद क्या देगा, MCQ देगा, और इसके बाद क्या करेगा, क्लास टेस्ट देगा। इसके अनुसार क्या करेगा, रचनात्मक मापन करेगा, रचनात्मक मूल्यांकन करेगा। अगला देखें संकलनात्मक। क्या बताएंगे दोस्तों, संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है, यानी कंप्लीटिव इवैल्यूएशन क्या है, इसमें इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, ध्यान रखिए योगात्मक मूल्यांकन। क्या है, योगात्मक मूल्यांकन। ध्यान रखिए इसमें यह कब किया जाता है, वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में जब वार्षिक परीक्षा होती है तो यह किया जाता है। इसके बाद देखा जाता है किस हिसाब से परिणाम प्राप्त हुआ है। कहते नहीं भाई कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन आया है, तो लास्ट में यही किया जाता है, कौन सा, संकलनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद अगला करें व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन से आशय यह है, ध्यान रखिए पहला सतत दूसरा व्यापक बताए थे। व्यापक मूल्यांकन से आशय यह है, जैसे इसमें जो ये सतत मूल्यांकन था सिर्फ क्रियात्मक पक्ष की जानकारी देता था, किसके, संज्ञानात्मक पक्ष की जानकारी देता था, जबकि व्यापक मूल्यांकन है इसमें संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक तीनों पक्ष की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। आगे बताते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रविधियां।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रविधि क्या है? तो सबसे पहला क्या करा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। दूसरा क्या करा, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। तीसरा क्या करा, दत्त कार्य यानी क्या करा, होमवर्क। इसके बाद करा होमवर्क यानी वर्क डन, यानी अगला करा पोर्टफोलियो। क्या करा, पोर्टफोलियो। अगला करा क्विज एवं प्रतियोगिता। फिर क्या रहा, परीक्षण यानी टेस्टिंग। इतना क्या होता है, ध्यान रखे, ये मतलब प्रविधियां सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। थोड़ा थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं, ये क्या चीज है। पहला करा साक्षात्कार यानी प्रविधि। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से मूल्यांकन करेंगे और मापन करेंगे, यानी कितना इंटरव्यू में कितनी उसकी एलिजिबिलिटी है, प्लस वो दिए गए परिस्थितियों को झेल पा रहा है या नहीं झेल पा रहा है, इंटरव्यू के माध्यम से ज्ञात करते हैं। यानी इसमें क्या करता है, सब चीज सामने स्पष्ट होता है, ध्यान रखें। इसके बाद अगला करें निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि क्या है, उनके विषय में पूरी तरीके से खोज करना, ये तथ्य सही है कि गलत है, ध्यान रखें। ये निरीक्षण विधि यानी इसे प्रयोग के माध्यम से भी ज्ञात किया जा सकता है। अगला करा दत्त कार्य। कोई उनको कार्य दे दिया गया, वो कार्य कितने चरण में संपन्न करते हैं या किस हिसाब से उनको परिणाम प्राप्त होता है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, मापन एवं मूल्यांकन दोनों किया जाता है, ध्यान रखें। इसके बाद अगला करा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब उसको प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाता है, यानी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए या अन्य संगोष्ठी मेंटेन करने के लिए यह पोर्टफोलियो के माध्यम से क्लियर होता है, ध्यान रखें। पोर्टफोलियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके बाद अगला है क्विज। क्विज यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है और उसमें प्रतियोगिता कराई जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देकर और प्रतियोगिता कराकर यह भी किया जा सकता है प्रविधि के माध्यम से। क्या किया जा सकता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद अगला परीक्षण के माध्यम से। परीक्षण कुल 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में, एक मौखिक परीक्षण है, दूसरा लिखित परीक्षण है, तीसरा प्रायोगिक। मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और तीसरा प्रायोगिक परीक्षण 3 चरणों में संपन्न होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अगला आते हैं प्रश्नों के प्रकार। आपसे पूछेगा प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न कुल कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न कुल देखिए ध्यान से, प्रश्न कुल कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों का नाम जानना जरूरी है आपके लिए। तो पहला क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ, ध्यान रखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कई बार क्वेश्चन बन चुका है और बार बार क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत क्या आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। क्या आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, सत्य असत्य की जांच करना और उचित मिलान, यानी जो आप मैचिंग कराता है आपसे। और इसके बाद करा एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएगा। और एक शब्द के उत्तर यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो उत्तर दिया जाता है, यह सब किसके अंतर्गत आएगा, वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वस्तुनिष्ठ, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिए। इसके बाद अगला आते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार का है, अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न जिसका कहते हैं 10 से 15 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। इसका लघुत्तरी प्रश्न लगभग 30 शब्दों में लिखना होता है। इसके बाद अगला निबंधात्मक प्रश्न। किसका, कौन सा प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, या कहते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ये कुल मिलाकर प्रश्नों के प्रकार हैं, ध्यान रखिए। आगे समझते हैं आदर्श मूल्यांकन के गुण। आदर्श मूल्यांकन के गुण, आदर्श मूल्यांकन गुण क्या होना चाहिए, उसमें वैधता होना चाहिए। वैधता कब होगी, ये वैधता किस अनुसार होगा, विषयानुसार, यानी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट अनुसार ही टेस्ट लीजिए, उसका मूल्यांकन करिए, तो क्या हो जाएगी, विषयानुसार होना चाहिए। यानी जिस सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से परीक्षा लीजिए, उस सब्जेक्ट मूल्यांकन लें। नहीं तो पता चला कि आप हमें पढ़ाए हैं इंग्लिश और हमसे टेस्ट ले रहे हैं गणित का, तो उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। ध्यान रखिए, विषयानुसार होगी तो वैधता बनी रहेगी, यानी उसकी शुद्धता बनी रहेगी। अगला विश्वसनीयता क्या करा है, विश्वसनीयता से आशा है समय के अनुसार, मतलब जैसे विश्वसनीयता तभी बनी रहेगी समय के अनुसार बदलना ना जाए। यानी कहा जाए कि हम आप पे विश्वास तभी करेंगे जब हमारे साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे। नहीं तो पता चला कि हमसे वादा करके कोई चीज आप उस वादे में मतलब विमुख हो गए या अपने वादे से हट गए, तो हम आप पे विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। सेम यही कह रहा है कि अगर वादा मतलब समय के अनुसार बदलाव न किया जाए, जो है वो रहना चाहिए, तभी विश्वसनीयता बनी रहेगी। तीसरा है व्यापकता। व्यापकता क्या है, व्यापकता से आशय सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, चाहे क्रियात्मक हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। अगला वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता यह सबसे अच्छा है, यह बहुत निष्पक्ष मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ आपको पता है तो इसका एक फाइनल आंसर होता है इसके माध्यम से। अगला कह रहा व्यवहारिकता, यानी व्यवहार के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिस हिसाब से उसका व्यवहार उस हिसाब से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। निदानात्मकता। निदानात्मकता से आशय क्या है
इसके निदान उसके समस्या का पता लगाएंगे, समस्या का पता लगाएंगे, लास्ट में उसका उपचार करेंगे। समस्या का पता लगाएंगे, बाद में उपचार करेंगे। ध्यान रखिए। अगला है औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन एक सीधे शब्दों में समझ लीजिए, यह कह रहा है कि इसका समय स्थान व परीक्षा, समय स्थान व परीक्षा निश्चित होती। किसका? औपचारिक। यही सेम कंडीशन है औपचारिक शिक्षा की जो हमें विद्यालय में मिलती है। औपचारिक से एक ट्रिक आप याद रखिए, औपचारिक जहां पर पूरे तरीके से बच्चे का उपचार किया जा सके। बच्चे में जो शिक्षा संबंधी समस्या है उसका पूरी तरीके से उपचार कहाँ किया जा सकता है आपको पता होना चाहिए, वह विद्यालय में हो सकता है। विद्यालय के अलावा संभव नहीं है। ध्यान रखिए, यह कहाँ हो सकता है? विद्यालय में। इसका समय और स्थान निश्चित होता है। जबकि अनौपचारिक मूल्यांकन से क्या आशा है? अनौपचारिक मूल्यांकन इसका समय, स्थान और परीक्षा निश्चित नहीं होती है, कहीं भी यह बदला जा सकता है। ध्यान रखिए, किसके अंतर्गत आएगा? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिए, आगे देखते हैं। गणित शिक्षण समस्या कारण, यानी गणित शिक्षण में समस्या क्या है और उसके कारण क्या है। ध्यान रखिए, उसके विषय में कहेंगे आधार, यानी कारण क्या हो सकता है? आधार जब कमजोर होगा तो यानी गणित सीखने में समस्या आएगी। जब बच्चे का आधार बेसिक कमजोर होगा तो गणित सीखने में समस्या आएगी। जो उसको बेसिक पता ही नहीं तो क्या पता पर गणित क्या है, क्या सिस्टम है, उसको समस्या होगी। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले बच्चों का बेस मजबूत करिए, उसको बेसिक बताइए। एक बार वो बेसिक समझ गया तो आप ट्रिक माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से उसको समझाएंगे वो समझ पाएगा। ध्यान रखिए, क्या कर रहा है? बेस। अगला पाठ्यक्रम संरचना अयोग्य, यानी पाठ्यक्रम संरचना में अगर कोई भी समस्या करेंगे, यानी कोई टाइम टेबल या कोई सिस्टम बनाने में, अब मतलब जैसे कहा जाए कि अगर सिस्टम से आप कोई चीज प्रस्तुत नहीं करेंगे तब भी वह गणित नहीं, तब भी वह सीख नहीं पाएगा। यानी क्रमागत अगर समस्या होगी तो सीख नहीं पाएगा। तीसरी समस्या का है शिक्षक अयोग्यता। यदि जो पढ़ाने वाला गणित का शिक्षक है वही अयोग्य होगा तो बच्चा कहां से समझ पाएगा? यह संभव नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए। अगला कह रहा है अनुपयुक्त शिक्षण सूत्र, यानी जिस शिक्षण सूत्र की जरूरत है अगर वो प्रयोग न किया जाए, पता चला कि आपको कुल मिलाकर जैसे शिक्षण सूत्र में कहा जाए कि आगमन विधि या निगमन विधि, या मतलब कुल मिलाकर शून्य से शिखर की तरफ, या कहा जाए स्थूल से शून्य की तरफ, जहां जैसी जरूरत है उसी हिसाब से प्रयोग किया जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। विधि प्रयोग, गलत विधि का प्रयोग करने के माध्यम से गणित में समस्या उत्पन्न होगी। ये सारी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए। अगला आते हैं उपाय। इसके उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? यदि बच्चा अगर समस्या है तो उसके उपाय भी होंगे। उपाय के विषय में जानते हैं। प्राथमिक में गणित, जो प्राथमिक शिक्षा में गणित किस में माध्यम होनी चाहिए? खेल विधि के अनुसार। कैसी? खेल विधि। आपको पता होना चाहिए जो NEP 2020 है उसका वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उन्होंने कहा भी है कि जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा है उसको खेल, यानी प्री प्राइमरी जो है प्ले प्राइमरी होनी चाहिए, यानी खेल के माध्यम से उनकी संपन्न होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि शिक्षण सामग्री अभ्यास हेतु पर्याप्त समय, यानी शिक्षण सामग्री का सही प्रयोग करना चाहिए और बच्चों को अभ्यास के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए, उचित समय दिया जाना चाहिए ताकि उनका अभ्यास कार्य संपन्न हो सके। अगला संकल्पना बच्चों के जीवन उचित समय पर निर्धारण, यानी आप जो संकल्पना प्रस्तुत करेंगे बच्चों को समझाइए, उसको वास्तविक जीवन से ऐसा जोड़िए उसको ये ना लगे कि हम गणित सीख रहे हैं और वो सीख भी जाए, यानी उसके वास्तविक जीवन से जोड़िए। या आज यही NCERT करती है कि उसके वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करती है ताकि बच्चे को पता भी नहीं चलेगा हम कोई चीज सीख रहे हैं और लास्ट में होता तक वो सीख जाता है। ध्यान रखें। आगे आते हैं। अगला उचित समय निर्धारण, यानी बच्चा किस समय सीखने के मूड में है वो समय का इंतजार करिए, उसके जैसे ही उसका मूड बने उसी हिसाब से उनको सिखाने का प्रयास करिए। यही मानती है NCERT। ध्यान रखिए। आगे आते हैं उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? निदानात्मक शिक्षण क्या है? यानी पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा निदानात्मक शिक्षण। क्या आएगा? निदानात्मक शिक्षण से समस्याओं का पता लगाएंगे। जब समस्याओं का पता लगाएंगे तो लास्ट में उसका क्या करेंगे? उपचार कर देंगे। क्या कर देंगे? उपचार कर देंगे। तो एक बेटर टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक आपके सामने संपन्न हो चुका है। इसको अगर ना समझ में आए तो 2 बार देखिए और इसका नोट्स बनाइए। वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।